Hello, friends, and welcome to CDS preparation for 2020 under the edges of Wi-Fi study defense exams। मैं हूं सुनील सर आपके साथ और लेकर के आए एक नई सीरीज आपके लिए। छोटी मोटी बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ सिंपली इतना बताऊंगा आपको, ध्यान से सुने। छोटा सेशन है लेकिन इसमें बहुत सी ग्रामर आपको अभी अवेलेबल होने वाली है जिससे आप बहुत सी चीजों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इससे पहले कि मैं सीरीज में लेकर चलूं दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज ध्यान देंगे। वाईफाई स्टडी जो है, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट्स, और दूसरा आपका वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट्स, प्लीज, ठीक है ना, लाइव टेस्ट्स। इन दोनों चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे प्लीज, बहुत जल्दी जल्दी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इवेंट को अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द हाउसवाइफ डैश। आप पहले देख लीजिए दोस्तों, आप थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिए, है ना। इट विल गिव अस सम टाइम टू डिस्कस एंड टू टॉक टू यू। मन में एक अंदाजा लगाइएगा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आइए टीचिंग पॉइंट की ओर चलता हूं। इसमें टीचिंग साथ में चल रही है, क्वेश्चन आंसर नहीं है। जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो ग्रेजुएट, उनके इतना दिमाग में एक चीज बैठ जानी चाहिए कि बंदा एग्जाम्पल नहीं दे रहा है, बंदा पढ़ा रहा है। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर स्कॉलर, एजुकेटर, दैट ही हैज बीन ट्राइंग सिंस लॉन्ग टू टेक यू इनटू कॉन्फिडेंस एंड गिव यू द टीचिंग एज वेल एज the ramification which we call the practice round of the question answer. The cakes burning, केक जल रही थी, एंड रेन, और भागी, कौन सी फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। टू स्विच ऑफ द ओवन, ओवन को स्विच ऑफ करने के लिए भागी, भागी, कौन से फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में भागी है। और केक जल रही है, तो केक जल रही है, तो हाउसवाइफ को कैसे पता चला कि केक जल रही है, कि वो भाग गई पास्ट टेंस में। तो वो भाग गई अगर पास्ट टेंस में, तो उसने जो भी हरकत देखी है वो भी पास्ट टेंस में होगी। स्मेल प्रेजेंट है, स्मेल प्रेजेंट है, स्मेलिंग बिना हेल्पिंग वर्ब के, पार्टिसिपल जीरंड या एडजेक्टिवल पार्टिसिपल के मोड में आ रहा है, वर्ब के आईएनजी में, कोई मतलब नहीं है। आंख मीच के बोलेंगे आप। नंबर सी, वाइफ ने दौड़ना अगर पास्ट टेंस में किया है तो सूंघना भी जो है वो पास्ट टेंस में किया है, और सही जवाब आपका स्मेल्ट पास्ट टेंस में आएगा। ग्रामर हो गई ना, देख लो दोस्तों, टीचिंग के साथ आ गई ना। आपको 12 साल 13 साल आपने इंग्लिश पढ़ी है, पूरे साल भर इंग्लिश पढ़ी है। 12 साल में आपने 12 बार, अगर 12 क्लास में अगर इंग्लिश पढ़ी है तो 144 बार पढ़ी है, राइट। वो पैटर्न गलत था, कंपटीशन में वो पैटर्न नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव इंग्लिश है। आपको क्या करना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़नी है सुनील सर के साथ में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा, रेडी। एन ओल्ड लेजेंड किंग श्रीराम लिव्ड इन इंडिया। एक प्राचीन कथा, सुन रहे हो आप, एक प्राचीन कथा के अनुसार, है ना, राजा श्रीराम जो है वो रहा करता था भारत में। श्रीराम नाम का एक दक्षिण भारत में राजा हुआ करता था। प्राचीन एक लोक कथा या किंवदंती के अनुसार। इन द इवेंट ऑफ का मतलब है हो, तो ऐसा हो जाने पर। ड्यू टू का अर्थ है के कारण, इन रेफरेंस का अर्थ है प्रसंग में, और अकॉर्डिंग का मतलब है के अनुसार। कुछ नहीं करना, सी फॉर चीता कर देना आपको, और यहां कर देना आपको अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड लेजेंड, है ना। लेजेंड का मतलब क्या होता है, पुरानी स्टोरी, प्राचीन कथाओं को लीजेंड कहते हैं। और बड़े आदमी को भी लीजेंड कहते हैं, जो महान आदमी होता है, जैसे दिलीप कुमार है, अमिताभ बच्चन है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड है। ठीक है, यू लीव नाउ यू विल बी लेट। तुम नहीं जाओगे या तुम जाओगे तो तुमको देर हो जाएगी, तुम जाओगे तो तुमको देर नहीं हो जाएगी। इसका मतलब जब तक तुम नहीं जाओगे, इसका मतलब ये कंडीशन है। तुम्हारा जाना क्या है, तुम्हारे लेट ना होने की क्या है दोस्तों, कंडीशन है। अनटिल टाइम होता है, टिल प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन भी होता है, ऑल्दो में छूट होती है, दोनों इससे अलग अलग होते हैं तब, और ये दोनों अलग नहीं है। तेरा जाना और तेरा लेट होना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब हम इसमें कंजंक्शन का प्रयोग कर देंगे। अनलेस यू लीव नाउ यू विल बी लेट। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको बहुत सीरियसली पढ़ना है, समझ गए आप। यहां पे ये सेंटेंस था हमारा कंडीशनल सेंटेंस का। एक ही शिकायत आ सकती है कंडीशनल सेंटेंस में, कि कंडीशनल सेंटेंस में अनलेस आएगा या अनटिल आएगा। अनटिल तब आएगा जब यहां पर टाइम दी हो। टाइम का मतलब जरूरी नहीं 7 साढ़े 7 दिया हो,
टाइम का मतलब ऐसी घटना जो समय से जुड़ी हो। जब तक मैडम ना आ जाए तुम यहीं बैठे रहो, तब अंटिल आ जाएगा, क्योंकि मैडम का आना तुम्हारे जाने के समय को बतला रहा है। जब तक चांद न निकल जाए, सुहागने पानी नहीं पीती करवा चौथ पर, तो जब तक चांद न निकल जाए, वहां भी क्या आएगा दोस्तों, अंटिल आएगा, क्योंकि चांद का निकलना क्या है, शर्त नहीं है। शर्त तो क्या है, चांद तो निकलेगा ही निकलेगा, हर दिन निकलता है, तो शर्त क्या हुई, चंद्रोदय समय होता है, मूनराइज समय होता है, तो वहां आपको अंटिल का प्रयोग करना है। इस वाक्य में क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा। सीडीएस की तैयारी करें सुनील सर के साथ, बिल्कुल मीठे मीठे और बिल्कुल आसान अंदाज में, न कोई बकवास और न कोई दावा, बिल्कुल सीधी प्लेन बात में, प्लेन भाषा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बेयर्स। बेयर्स, इसको बियर ना बोले, बियर पीने वाली होती है, बेयर माने भालू, ठीक है, पीने वाली वो बियर होती है। इसको लोग बियर क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, ये बेयर है। बेयर माने भालू, अरेस्टेड इलीगली माने गैर कानूनी तरीके से शिकार, गैर कानूनी शिकार, जिस शिकार की इजाजत ना हो, गैर कानूनी शिकार, वो भी भालू जैसे संरक्षित वन्य जीव का, वाइल्ड लाइफ का। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, वाइल्ड लाइफ में आप एंट्री करके इलीगल हंटिंग करते हो, क्या कर रहे हो, इलीगली हंटिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप पोचर हो। क्या हो, पोचर हो, शिकारी। द पोचर्स वर अरेस्टेड। पोचर्स कौन होते हैं दोस्तों, जो रिजर्व पार्क में जाकर के और जीवों को मारते हैं, ऐसे जीवों को जिनको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिला हुआ है, यानी कि संरक्षित जीवों की हत्या। थैंक यू। तो आपको कैसा लगा, पहले तो ये बताइए 5 क्वेश्चन करके। चलिए, आपसे मैं कभी बात नहीं करता हूं दोस्तों, पता है मैं आपसे बात क्यों नहीं करता हूं, मुझे इसलिए लगता है कि आप लोग सीडीएस की अगर तैयारी करें तो सारे के सारे ग्रेजुएट्स हो, और या अपियरिंग ग्रेजुएट्स हो। अपियरिंग ग्रेजुएट्स का मतलब जिनका रिजल्ट ड्यू है, अपियर कर चुके हैं। दोस्तों, आपसे भाषणबाजी करके, आपसे बातें करके क्या फायदा, ये टाइम क्यों वेस्ट करना। आप इतने मैच्योर्ड हो, इतने सिंसियर हो कि आप सीधा मुझे सुनोगे, कोई बकवास नहीं, कोई फालतू बात नहीं, सीधा टीचिंग। चाहे 20 मिनट पढ़े, लेकिन धुआंधार पढ़े, ऐसा पढ़े। अब ये बातें किनसे करते हैं सर, बातें करते हैं 9-10 के स्टूडेंट की कोचिंग होती है, 11-12 की कोचिंग होती है, 16-17 साल के इमेच्योर्ड लड़के लड़कियां होते हैं, उनसे बातें करते हैं। जैसे कि छोटी कोई एक बैचेस में बच्चे ऐसे लिख देते, सर आपने सबका नाम लिया, मेरा तो चैट में नाम ही नहीं लिया, सर आपने मेरा तो कोई एक जिक्र भी नहीं किया। आप समझ रहे हो दोस्तों, प्लीज मैं आपसे बातें कम करूंगा सीडीएस में, है छोटा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे दोस्तों। ये यहां से आइए, आप टीचिंग पॉइंट सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इफ नाम का कंजंक्शन है, इसका मतलब ये शर्त बता रहा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, प्लस थर्ड फॉर्म है हैड के साथ, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, क्या है दोस्तों, ये कंडीशन परफेक्ट है। अगर कंडीशन परफेक्ट है तो कॉमा के बाद का जो एलिमेंट आता है वो होता है उस कंडीशन का रिजल्ट, कि प्रथम चरण में ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, या ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, या ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा होता। तो रिजल्ट आ रहा है अगले चरण में। अब आपको करना है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया उसमें वर्ब लेनी है, किसकी, रिजल्ट की वर्ब लेनी है। उसके पहले आप जाओ कि आपकी कंडीशन की वर्ब क्या है, परफेक्ट है थर्ड फॉर्म में। तो एक बात तो किससे परफेक्ट है, बोलो हैड से। तो एक बात तो यहां पे पास्ट आना चाहिए, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और थर्ड फॉर्म आने के लिए हैज, हैव और हैड भी आएगा, हैज, हैव और हैड। अब चूंकि पास्ट आएगा तो हैज, हैव तो आएगा नहीं, है ना, हैड आना चाहिए। लेकिन हैड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट अगर शुरू में हो गया तो दोबारा हैड से पास्ट नहीं होगा, तो किससे होगा, हैव से पास्ट होगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर तुमने नियम फॉलो किए होते तो तुम डिस्क्वालीफाई नहीं हुए होते। ये विल है, काट दो, ये वुड है, लेकिन ये बी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, ये भी काट दो। ये विल प्रेजेंट है, ये भी काट दो। ये रहा आपका वुड पास्ट, ये रहा आपका हैव भी परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट इधर भी हो गया और पास्ट परफेक्ट इधर भी हो गया। ऐसे में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। एम आई राइट। देखो दोस्तों, ये टीचिंग पॉइंट के साथ में क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखना। द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क। द कंपनी लेट मी, दोस्तों क्या होता है, मेक, गेट, लेट, हेल्प, इस तरह की कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनका जिक्र बाद में करूंगा। इनके बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोबारा लेनी चाहिए। द कंपनी लेट मी टेक टाइम ऑफ, लेट मी टेक टाइम ऑफ, इसमें होगी शायद फर्स्ट फॉर्म। ये रही खारिज, खारिज, खारिज। क्या सीखा आपने, कुछ वर्ब ऐसी होती है, ठीक है, उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं और कुछ नहीं लेना है। जैसे लेट है, हेल्प है, मेक है ना, इसके बाद तो सही जवाब क्या हो गया,
ए फॉर अहमदाबाद। सुनील सर के साथ सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, छोटा स्वीट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, सॉरी, और ये मैराथन सेशन 3 घंटे 8 घंटे 7 घंटे की एक क्लास नॉन स्टॉप, वीडियो लगा दिया, कैमरा लगा दिया, बके जा रहे हैं। बाबा क्या पढ़ा लिया। पढ़ने वाले आप जैसे लोग 20 मिनट में पढ़ लेंगे, पढ़ाने वाले हमारे जैसे लोग 15 मिनट में पढ़ा देंगे, और नहीं तो 12 साल में इंग्लिश नहीं सीखी तो 12 जन्म और 12 शताब्दी में इंग्लिश नहीं सीख पाओगे आप। एम आई राइट? समर्थन करें प्लीज, कमेंट करें, अगर गलत हूं तो कमेंट करें। आई अज्यूम डैश विथ मी, आई अज्यूम, अज्यूम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। आई अज्यूम प्रेजेंट फॉर्म है, तो यहां पर दैट एवरीवन एग्रीज, ये भी प्रेजेंट है। एवरीवन एग्रीइंग पार्टिसिपल है। कभी भी आपको पता है सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट ये नहीं आ सकता। एवरीवन टू एग्री, ये भी मेन वर्ब नहीं बनी। दैट एवरीवन, ये भी दैट एवरीवन, ये दो कॉमन हो गए। इसका मतलब इन दो में से एक में रिजल्ट होगा, ये तो होंगे नहीं। तो टू एग्री नहीं, दैट एवरीवन एग्रीज, एग्रीज। मुझे लगता है हर कोई मुझसे सहमत है ना। V1 में S और ES डाल देंगे तो एग्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, B। क्या हो जाएगा आपका आंसर? B फॉर वृंदावन। एम आई राइट? बांके बिहारी, दैट इज B। अज्यूम के साथ में आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेनी है, ठीक है, वो प्रेजेंट फॉर्म में, और अगर सिंगुलर है तो उसमें S या ES ऐड कर देनी है। वो ऐसा रूल है क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ब अपने साथ में दूसरी वर्ब को एग्री करेगी तो उसी टाइम एंड टेंस मोड में जाएगी, जिस टाइम और टेंस मोड में जनरली वर्ब चली जाती है। 8th क्वेश्चन में आइए, क्या होगा? द रेन फॉर, ये आप कीजिए दोस्तों प्लीज प्लीज, मैं आपको टाइम कभी नहीं देता हूं, मैंने आपको 30 सेकेंड्स दिए। चलिए, बात नहीं की बहुत दिनों से, मैंने आपको देने के बाद में मैं आपको इसमें बताता हूं दोस्तों क्या होता है। इस तरह ये क्वेश्चन की पहली बात तो क्या है, क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, इसमें लेंथ बहुत ज्यादा है, लॉन्ग है, लॉन्ग। इसका अपने अपन ने क्या बना दिया? नाउन बना दिया। लॉन्ग से लेंथ, लेंथ से एक और वर्ड बना सकते हैं, लेंदी, राइट? ये भी एक बना सकते हैं अपन से, लॉन्ग से लेंथ, लेंथ से लॉन्ग, लेंदी, है ना। वर्ब बनाना चाहे बना लेंगे, इलोंगेट, वृद्धिकरण, इलोंगेट, एम आई राइट? ये वर्ब बन गया। और ज्यादा इसका इन्फ्लेक्शन करना चाहते हैं, डिग्री बदल देंगे, लॉन्गर। और ज्यादा बनाना चाहते हैं, क्या बन गया? लॉन्गर, और लंबा। और इससे एक नाउन बनाना चाहते हैं, लॉन्जेविटी, लॉन्जेविटी, दीर्घायु या लंबाई, उम्र की लंबाई से जुड़ा हुआ होता है लॉन्जेविटी। चलो खैर, काम की बात करते हैं। द रेन फॉरेस्ट, वर्षावन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इफ वी डू नॉट वांट, यदि हम नहीं चाहते, फ्लोरा माने वनस्पति, फौना माने जीव, फाउंड देयर टू बिकम, कि वो हो जाए, एक्सटिंक्ट माने विलुप्त। वर्षावन हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हम ये नहीं चाहते कि वो विलुप्त हो जाए, इसलिए हमें वर्षावनों का क्या करना है? रिजर्व तो पहले से सरकार कर देती है। नष्ट कर देने से क्या होगा? नष्ट कर देने से तो जीव वैसे ही विलुप्त हो जाएंगे, जबकि हम नहीं चाहते कि लुप्त हो जाए। तो ऐसे में जस के तस बनाए भी नहीं रख सकते, क्योंकि जीवों की आबादी बढ़ती है, इसलिए उनको संरक्षण देना बहुत जरूरी है। सही जवाब है प्रिजर्विंग द फॉरेस्ट। एक और वर्ड आ सकता है दोस्तों, अगर ये होता तो हम प्रिजर्विंग भी नहीं लेते, पहली प्राथमिकता में क्या लेते? कंजर्विंग। फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा किस वर्ब से किया जाता है? कंजर्विंग वर्ब से किया जाता है। कंजर्व करना अपने आप में एक बहुत शानदार वर्ब है, लेकिन चूंकि यहां नहीं है कंजर्व, तो उसका भाई ले लेंगे अपन, प्रिजर्व। आप बोलोगे रिजर्व, रिजर्व गवर्नमेंट करती है, कंजर्व जनता करती है। रिजर्व गवर्नमेंट करती है पार्लियामेंट में कानून ला करके, और कंजर्व या प्रिजर्व वहां के स्थानीय निवासी जो होते, किसी देश के जो इनहैबिटेंट्स होते हैं, जो नेटिव्स होते हैं, उस जमीन के, उस लैंड के जो सिटीजन होते हैं कंट्री के, वो करते हैं। तो ये फर्क है दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया। इफ आई हैड हेल्प हिम ही डैश। दोस्तों अभी अभी करा के गया हूं, पीछे आइए मेरे साथ। इफ, ये देख रहे हैं आप, इफ, ठीक है, क्या लिखा मैंने? आप इफ के बाद में मैंने कहा कि अगर हैड के बाद में थर्ड फॉर्म वाला पैटर्न होता है तो दूसरे में भी पास्ट आएगा और हैव जरूर आएगा कहीं ना कहीं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एम आई राइट?
तो अगर उस पैटर्न को आपके लिए मैं सिखाऊं, सेम पैटर्न को, इस वाले वाक्य में क्या कमी होगी बताइए आप। ये जो वाक्य है इसमें मैं थोड़ा सा इंक चेंज करते हुए दिखाता हूं आपको, देखिए। इफ आई हैड, इफ से शुरू हुआ, हैड और थर्ड फॉर्म है यहां पे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पीछे कौन है दोस्तों? हैड प्लस V3 है। इसका मतलब इफ से जुड़ी हुई जो होती है वो क्या होती है? कंडीशन। कंडीशन हमारी परफेक्ट टेंस में, हैड प्लस 3 में। तो जो रिजल्ट आएगा यहां वो भी किस में आएगा दोस्तों? वो भी किस में आएगा? बोलिए, वो भी परफेक्ट में आएगा। एम आई राइट? परफेक्ट में आएगा तो देखिए ये तो कट गया। क्यों? क्योंकि ये विल है। और ये कटेगा, जी हां ये भी कटेगा। क्यों? इसमें हैज हैव हैड नहीं है। ये हैव है और ये थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन ओ हो ये विल है, तो ये भी कट गया। तो अब आपको आए चाहे मत आए कुछ भी, आंख मीच करके CDS2 क्लियर कीजिए और बोलिए मेरा आंसर डी होगा। ही वुड नॉट हैव ड्राउंड। ही वुड नॉट हैव ड्राउंड। एम आई राइट? वो डूबा नहीं होता। वो डूबा नहीं होता। ड्राउंड मीन्स डूबना होता है। ड्राउंड मीन्स किसी का डूब जाना होता है। एम आई राइट? When will you head dash your assignment? ये थोड़ा सा दिक्कत भरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्या होगा? When will you, तुम कब अपना असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या मतलब होता है? काम। और काम अगर होता है और इसके साथ when आता है, यानी कि कब, तब इसका अर्थ क्या होगा? पूरा करोगे भाई, और कुछ आ ही नहीं सकता ना। ऐसा थोड़ी है काम की पूजा करोगे, काम के छौकन लगाओगे, काम का रायता बनाओगे और काम को उसके बाद में पॉलिश करोगे जूते के साथ में। ऐसा तो हो नहीं सकता। जब काम है वेन माने कब, तो उम्मीद क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो दोस्तों एक प्रीपोजिशन आता है हेड इन। हेड के साथ जैसे ही आप कभी हेड इन बोलने की कोशिश करेंगे, हेड के साथ हेड इन बोलने का मतलब है टू फिनिश। इसका अर्थ क्या है? टू फिनिश। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ क्या है? टू कंप्लीट। व्हेन विल यू हेड इन योर असाइनमेंट। एम आई राइट? ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सही जवाब। इसमें आंसर क्या निकल जाएगा? अगर आज CDS की एग्जाम होती तो आप जवाब क्या देते दोस्तों? इसका जवाब होता 3। तो ध्यान से देंगे। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। 2 चैनल है, हमने पहले भी आपसे वादा किया था। ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो स्पेशल फरमाइश करें। अच्छा, टॉपिक वाइज फरमाइश की लोगों ने कहा, तो टॉपिक वाइज मैं पहले नहीं कराऊंगा। पहले कुछ दिन तक मैं नॉन स्टॉप क्या करवाऊंगा आपको पता है? पहले कुछ दिन नॉन स्टॉप में करवाऊंगा आपको बिना टॉपिक के रेगुलर एक्सरसाइज। ये क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज है। नए नए मुद्दों पर आपको मैं रेगुलर एक्सरसाइज करवाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक वादा लेना चाहता हूं, टाइम मिले तो बाकी चैनल में कुछ अच्छे अच्छे स्लॉट्स है वो देख लेना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, आपकी मर्जी। CDS वाले ऐसे भी किसी के सगे नहीं होते हैं। क्यों? उनको पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। बेचारे कब तो लाइक करे, बेचारे कब तो शेयर करे, सब्सक्राइब करे, राइट? लेकिन यकीन मानिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, है ना, ये देहरादून से लेकर के हैदराबाद तक आपके, और एजिमाला से लेकर के आपके, यकीन मानिए कोचिंग तक, बहुत बहुत ज्यादा मेरे सिलेक्शन है डिफेंस एग्जाम में। बहुत से सितारे और वर्दी हमने सजाई अपनी मेहनत से। आपका भी भला होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे कि ये सेशन आपको, इवेंट आपको कैसा लगा। मैं एनडीए में, सॉरी CDS में शॉर्ट एंड स्वीट सेशन चलाऊंगा। आपको 2 चीज और बता दूं, अब आपके लिए मैं 2 पॉइंट पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक में चलेंगे मेरे रेगुलर। वो कौन से हैं? एक तो है आपका जो अपन कहते हैं इंग्लिश में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जहां अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है, और दूसरा है आपका कौन सा? दूसरा आपका सेशन है वो है ABCD का, PQRS का। तो उसे मैं दोबारा शुरू करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, गुड नाइट।